पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ रिश्वत वो पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना, पैंट गीली हो जाएगी। क्यों जाता है वीर मुंबई वापस? क्या है उमर अब्दुल्ला का सीक्रेट प्लान और कैसे वीर बचाएगा अपने बेटे को? नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति और बॉलीग्राज स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विक्रम अपने हिडन कैमरा से उमर अब्दुल्ला के कमरे की काफ़ी सारी तस्वीरें खींच लेता है और वो कैमरा आकर वीर और सिम्बा के हाथ में धर देता है। अब इसके बाद वीर और सिम्बा अपने कमरे में जाकर उस कैमरे में खींची हुई हर एक तस्वीर को बहुत बारीकी से देखते हैं और ऐसे ही तस्वीर देखते देखते वीर की नज़र एक व्यक्ति पर पड़ती है। वो सिम्बा को उस तस्वीर में जूम इन करने को कहता है और उस तस्वीर को देखकर उन्हें पता लगता है कि ये कोई और नहीं उमर अब्दुल्ला ही है। उन्हें पता लगता है कि इसने अपना वेश बदला हुआ है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने दाढ़ी और सर के बालों को हल्का भूरा किया हुआ था, एक साफा पहना हुआ था और जो उमर अब्दुल्ला का आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी आंखों का काजल है उसे भी रिमूव किया हुआ था। अब इन दोनों को पूरी ना सही पर थोड़ी बहुत आइडेंटिटी तो मिल चुकी है। तो अब सवाल ये है कि ये कैसे पकड़ेंगे उमर अब्दुल्ला को, कैसे पहुंचेंगे बॉल रूम तक और कैसे लेंगे उसे हिरासत में। अभी ये सब सोच ही रहे हैं कि तभी वीर का फोन बजता है और एंट्री होती है बाजीराव सिंघम की। सिंघम उन्हें फोन पर कहता है कि मुझे उमर अब्दुल्ला मिल गया है, जिस पर वीर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि वो तो हमें मिला है यहाँ गोल्डन कॉटेज रूम नंबर 307 में, जिस पर सिंघम उन्हें बताता है कि वो नकली अब्दुल्ला है। ऐसे 3-4 अब्दुल्ला कश्मीर के अलग अलग होटल्स में बिठाए हुए हैं हमें गुमराह करने के लिए। असली उमर अब्दुल्ला तो कश्मीर के एक ऐसे इलाके में बैठा है जहाँ पर टेररिस्ट का बहुत ज़्यादा प्रभाव है और उसे पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके बाद सिंघम कहता है कि अभी हमें मुंबई जाना होगा। वीर पूछता है कि मुंबई इस वक्त क्यों जाना है, जिस पर सिंघम कहता है कि मुंबई पर खतरा अभी टला नहीं है, RDX बचा है, इसीलिए हमें तुरंत ही मुंबई के लिए रवाना होना होगा। अब कबीर, सिम्बा, सिंघम और उसके साथ साथ वीर एयरपोर्ट पर मिलते हैं और उस पर कबीर कहता है सिम्बा की तरफ देखकर कि इसे यहीं छोड़ दे क्या, जिस पर सिम्बा कहता है मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। तो सिंघम कहता है कि कबीर सर इसे भी ले चलिए, मैंने सारे इंतज़ाम कर दिए हैं और वैसे भी मुंबई में भी तो कोई शहीद होने के लिए होना चाहिए ना। इस पर वहाँ मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं। फ्लाइट मुंबई के लिए टेक ऑफ करती है और जैसे ही चारों ऑफिसर्स मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं उसी के साथ साथ पुलिस स्टेशन पर टेररिस्ट हमले की खबरें जोर पकड़ने लगती हैं। दरअसल पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है और इंस्पेक्टर संवत वो फ़ोन उठाते हैं। दूसरी तरफ से एक व्यक्ति बहुत घबराया हुआ कहता है कि हेलो, यहाँ पर हमला हुआ है, टेररिस्ट ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। जिस पर इंस्पेक्टर संवत कहता है कि क्या बोल रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इतने में सिंघम फ़ोन लेता है और वो व्यक्ति वो बात रिपीट करता है कि यहाँ पर हमला हो रहा है और लोग गोलियाँ बरसा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये हमला हुआ था लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षित हथियारधारी लोगों के द्वारा। उन्होंने बिना सोचे समझे वहाँ मौजूद सब लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया था। वक्त था 26 नवंबर साल 2008। टेररिस्ट ने मुंबई की सारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, 2 5 स्टार होटल्स, एक हॉस्पिटल और एक रेलवे स्टेशन को अपना निशाना बनाया था। उनमें से एक कैफ़े था, लियोपोल्ड कैफ़े, जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ पर फॉरेनर्स काफ़ी तादाद में आते हैं। दरअसल दोस्तों, उन्होंने किया क्या था कि टेररिस्ट 2 ग्रुप्स में बट गए थे। एक ग्रुप तो कैफ़े के अंदर जाता है और दूसरा वहाँ चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाता है और जैसे ही आसपास के लोगों को भनक होती है वो बिना सोचे समझे लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं।
और इस फायरिंग की वजह से 5 मिनट में पूरा का पूरा कैफे कब्रिस्तान बन जाता है। वहां से गुजर रहे हेमंत कलकरे को बाहर से देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि इस कैफे पर अटैक हुआ है और वो तुरंत पुलिस को सूचित करता है। पर पुलिस इससे पहले वहां पहुंचे टेररिस्ट अपना काम निपटाकर पूरे के पूरे कैफे को कब्रिस्तान बनाकर वहां से निकल लेते हैं अपने दूसरे ठिकाने पर। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि चारों तरफ लाशें बिछी हैं, इतना खून बह चुका है और ये कहना मुश्किल है कि कौन सा खून हिंदू का है और कौन सा मुसलमान का। इसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश में लग जाती है और वहां मौजूद लोगों से पूछती है कि क्या किसी ने किसी भी टेररिस्ट का चेहरा देखा है, पर किसी ने भी किसी भी टेररिस्ट का हुलिया नहीं देखा। वहां मौजूद एक चश्मदीद गवाह जो खुद भी जोखिम है, वो बताता है कि इससे पहले हम कुछ समझ पाते उन्होंने हम पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और अपना काम निपटा कर यहाँ से चलते बने। और जैसे जैसे वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं वैसे वैसे खबरें आती हैं कि ओबरॉय होटल, ताज होटल और शिवाजी टर्मिनल्स पर भी अटैक हुए हैं। अब सिम्बा और सिंघम लग जाते हैं ये जानने को कि क्या ये अटैक उमर अब्दुल्ला से जुड़ा हुआ है। और जब वो ये जानने की कोशिश करते हैं तो उनके फ़ोन पर मैसेज आता है कि तुम अब्दुल्ला को तो ढूंढ नहीं पाए, अब तुम जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ तुम्हें अब्दुल्ला के निशान या उसका कोई अपना मिलेगा। ऐसे में कबीर वीर सूर्यवंशी को अपनी टीम के साथ तैयार रहने को कहता है। इसके बाद पुलिस हर एक चौक, हर एक नाके पर अपनी तफ्तीश बढ़ा देती है और हर एक कार और व्हीकल की चेकिंग करना शुरू कर देती है। वहीं कबीर वीर को समझा रहा है कि उमर अब्दुल्ला को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। इतने में वीर के पास उसकी पत्नी रिया का फ़ोन आता है। वीर उन्हें कहता है कि तुम्हें और रियांश को घर पर रहना है, बाहर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तब रिया उसे बताती है कि रियांश तो घर पर नहीं है। वीर उससे पूछता है कि वो कहाँ गया है तो रिया बताती है कि अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में जो कि ताज होटल में हो रही है। इतने में वीर को पता चलता है कि ताज होटल पर भी हमला हुआ है और जब वो ये बात रिया को बताता है तो दोनों पागल हो जाते हैं। उन दोनों को बहुत ज़्यादा डर लगता है और उन्हें समझ नहीं आता कि अब वो क्या कर सकते हैं। वीर ये बात कबीर को बताता है और कबीर अपने माथे पर हाथ रखकर कहता है ओ गॉड। वीर कहता है कि हमें किसी भी हाल में इन बच्चों को बाहर निकालना ज़रूरी है क्योंकि रियांश अपने 25 दोस्तों के साथ ताज के अंदर मौजूद है। अगर ये बच्चे टेररिस्ट के हाथ लग गए तो वो उन्हें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ ताज का माहौल भी कुछ ज़्यादा ही खराब हो चुका है। अंदर बंद लोगों के रिश्तेदार ताज के बाहर जमावड़ा लगाकर खड़े हुए हैं और अंदर से आती बम के धमाकों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ऐसे में कबीर मुंबई के सीएम को दिल्ली से मदद लेने को कहता है तो मुंबई के सीएम कहते हैं कि वो ऐसा कर तो रहे हैं पर इसमें 12 से 14 घंटे लग जाएंगे। तो अब सवाल ये है कि क्या वीर ब्लैक कमांडोज के आने का इंतज़ार करेगा या वो अपने आप ही रियांश को बचाने ताज के अंदर घुस जाएगा। जानने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सिनेमा देखते रहें। नमस्ते।